नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। कांगो मामले को नस्ली हिंसा मानने से विदेश मंत्री का इनकार। अफ्रीकी छात्रों और नेताओं से मुलाकात में दिया सुरक्षा का भरोसा। हमले रोकने के लिए तंत्र बनाने की तैयारी। एनडीए सरकार के 2 साल के जश्न पर सोनिया गांधी का वार। कहा, शहंशाह नहीं है प्रधानमंत्री। परिवार के खिलाफ राजनीतिक साजिश का आरोप। बीजेपी ने कहा, बयानबाजी कर रही हैं सोनिया। कोलगांव हथियार डिपो में आग से 2 अधिकारियों समेत 16 की मौत। हादसे की जांच के आदेश। रक्षा मंत्री ने घटनास्थल का दौरा कर लिया हालात का जायजा। शीशी की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग को फिर एनजीटी की फटकार। 1 हफ्ते में 5.25 करोड़ का जुर्माना भरने के आदेश। यमुना किनारे महोत्सव करने पर लगा था जुर्माना। भारत और मोरक्को के बीच विदेश सेवा संस्थानों और संस्कृति के क्षेत्र में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर। रबात में उपराष्ट्रपति और मोरक्को के प्रधानमंत्री की मुलाकात। कई अन्य मामलों पर चर्चा। आइए देखते हैं पहली खबर। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी की मौजूदगी में भारत और मोरक्को ने आज 2 सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिनमें सांस्कृतिक आदान प्रदान और विदेश सेवा संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने पर मदद मिलेगी। इसके साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जल प्रबंधन समेत कई अहम क्षेत्र में साथ काम करने को लेकर सहमति बनी। मोरक्को के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला बिन किरेन ने उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का अपने कार्यालय में गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच बैठक हुई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और द्विपक्षीय मसलों पर चर्चा हुई। to look at ways of enhancing bilateral trade and cooperation. इस मौके पर दोनों देशों के बीच जल संसाधन, टीवी प्रसारण, शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर सहमति बनी। साथ ही संस्कृति और अधिकारियों के प्रशिक्षण से जुड़े सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देश सूचना प्रौद्योगिकी से लेकर जल प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। Trusted partner in India's engagement with the world. The contemporary world, Excellency, is confronted with global challenges ranging from terrorism to climate change. Both our countries share similar views on these issues. इससे पहले उपराष्ट्रपति मोरक्को के राजा मोहम्मद 5वें की कब्र पर गए और उन्हें श्रद्धांजलि दी और मोरक्को की संसद के निचले सदन के स्पीकर अब्दुल हकीम बेंचेमास से भी मिले और संसदीय संस्थाओं को मजबूत करने पर चर्चा की। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी की मोरक्को यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते खुले हैं। अब दोनों देशों का जोर एक दूसरे के अनुभवों का लाभ उठाने पर है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इससे आर्थिक रिश्तों में और मजबूती आएगी। कैमरामैन सुधांशु भूषण और सहयोगी अनु दीवान के साथ विशाल कुमार जैन, राज्यसभा टीवी, रबात, मोरक्को। और इस दौरे पर और बातचीत करने के लिए स्टूडियो मेरे साथ हैं रंजीत कुमार, डिप्लोमेटिक एडिटर हैं नवभारत टाइम्स। रंजीत जी, स्वागत है। और रबात से मेरे सहयोगी संवाददाता विशाल जैन जोड़ रहे हैं। विशाल, आपका स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं समझना चाहूँगा आपसे, दोनों देशों के लिहाज से अगर कहूँ मैं, आर्थिक रिश्ते जिस तरीके से हैं, ये पूरा जो दौरा है वो आपकी नज़र में क्या बड़ा फैक्टर है जो इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से? देखिए, मोरक्को और भारत के बीच रिश्ते बहुत पुराने हैं और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का दौरा 2 खास वजहों से विशेष अहमियत रखता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने में भारत को काफ़ी मदद मिलती है। भारत का जो खाद्य उत्पादन का जो मौजूदा स्तर है, उसमें हम यदि कहें कि मोरक्को का योगदान काफ़ी बड़ा है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मोरक्को में फॉस्फेट का काफ़ी उत्पादन होता है। भारत के 2 बड़े खाद कारखाने वहाँ पर चल रहे हैं जो 5 लाख टन खाद भारत को सालाना भेजते हैं। और मोरक्को से ही भारत को ये खाद मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पर
फॉस्फेट का काफ़ी उत्पादन होता है। मोरक्को से फॉस्फोरिक एसिड का भारत को निर्यात किया जाता है। तो इस वजह से भारत की खाद्य सुरक्षा को काफ़ी बढ़ावा मिलता है। और दूसरी बड़ी वजह है भारत और अफ्रीका के जो रिश्ते बन रहे हैं। पिछले साल अक्टूबर में भारत और अफ्रीका की शिखर बैठक हुई थी। उसके बाद भारत की ओर से अफ्रीका के देशों के लिए एक पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। तो भारत अफ्रीका के देशों के साथ रिश्तों को फिर से बहाल करने, फिर से आगे इसका सिलसिला जारी रखने, इसके लिए ज़रूरी था कि भारत से उपराष्ट्रपति स्तर का कोई दौरा मोरक्को के लिए किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली बार 19 साल पहले मोरक्को के लिए किसी भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा हुआ था और 50 साल पहले उपराष्ट्रपति के स्तर का दौरा भारत की ओर से मोरक्को के लिए लंबा किया गया गैप रहा है आपका। तो ये जो लंबा गैप है, इस तरह का गैप नहीं होना चाहिए, खास करके मोरक्को जैसे देश के लिए जिसका भारत के साथ आर्थिक नज़रिए से काफ़ी महत्व रखता है। जी विशाल, आप क्योंकि इस दौरे को लगातार कवर कर रहे हैं और आज दिन भर जिस तरीके से मैं कहूँ कि बैठकों का दौर होता रहा, आगे के कार्यक्रम और जो एजेंडा है आगे का मैं कहूँ वो किस दिशा की ओर है? जी कविंद्र, निश्चित रूप से अब दोनों देश जो है रिश्तों को फिर से परिभाषित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। दोनों देश चाहते हैं कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध बहुत पुराने हैं, लेकिन इन संबंधों को अब जो है आर्थिक रिश्तों में जो है वो तब्दील किया जाए। इसके लिए दोनों देश जो है उन क्षेत्रों की पहचान कर रहे हैं जहां दोनों देश जो हैं वो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मसलन मोरक्को की सीमा जो है वो यूरोप से लगती है, अफ्रीका से लगती है। तो मोरक्को चाहता है कि जो भारतीय कंपनियां हैं अंतरिक्ष विज्ञान, आईटी के क्षेत्र में, उनसे जो है वो भारतीय कंपनियां मोरक्को के ज़रिए पश्चिम अफ्रीका तक पहुँचें। चूँकि भारत को पश्चिम अफ्रीका में एक जो बहुत बड़ी दिक्कत आती है वो बैंकिंग चैनल भारतीय कंपनियों के पास वहाँ नहीं है और उत्पादन की जो आप लोगों के तक जो अपना माल पहुँचाएंगे उसकी जो है वो वहाँ पर व्यवस्था नहीं है भारतीय कंपनियों के पास। तो मोरक्को चाहता है कि मोरक्को का वहाँ बैंकिंग जो है चैनल वो बहुत अच्छा है, तो मोरक्को इस क्षेत्र में भारतीय कंपनियों की मदद करने के लिए जो है वो तैयार है। दूसरा ये एक बड़ा फैसला हुआ है कि एक ज्वाइंट कमीशन बनाया जाए विदेश मंत्री के स्तर पर। दूसरा, मोरक्को जो है वो भारत की जो संसदीय प्रणाली है उससे भी बहुत कुछ अनुभव प्राप्त करना चाहता है। तो संसदीय प्रणाली के स्तर पर भी कोई मैकेनिज्म बनाने की बात की जा रही है। तो निश्चित रूप से इस दौरे से जो है दोनों देशों के रिश्तों को फिर से परिभाषित करने में बहुत मदद, एक नई दिशा आप कह रहे हैं कि इस दौरे से मिलने जा रही है। बहुत शुक्रिया विशाल आपका वहाँ से ताज़ा अपडेट देने के लिए। रंजीत जी, आर्थिक लिहाज से अगर देखा जाए दोनों देशों की जो रिश्ते रहे हैं और आयात निर्यात की जो पोजीशनिंग रही है उस लिहाज से मैं कहूँ कि क्या हम रफ्तार नहीं पकड़ पाए पिछले कुछ दशकों में, जो कि 7 या 8 दशक पुराने रिश्ते हमारे रहे हैं? आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है राजनीतिक रिश्ते भी मजबूत किए जाएं और सांस्कृतिक रिश्ते भी मजबूत किए जाएं। अब भारत की निगाह इन देशों की ओर गई है तो राजनीतिक रिश्ते मजबूत होने शुरू हुए हैं। लेकिन इसके पहले हम यदि कहें कि भारत और मोरक्को के आर्थिक रिश्ते काफ़ी हद तक भारत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि भारत से, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि खाद का निर्यात होता है जो कि भारत की कृषि उत्पादन के लिए काफ़ी अहमियत रखता है। और दूसरी बात यह है कि मोरक्को चाहता है कि जो फ्रैंकोफोन कंट्रीज़ हैं, जो फ्रेंच भाषाएं बोलने वाले पश्चिम अफ्रीकी देश हैं, भारत मोरक्को के लिए मोरक्को का गेटवे बन सकता है। मोरक्को के जरिए भारत इन फ्रैंकोफोन कंट्रीज़ में, और न केवल फ्रैंकोफोन कंट्रीज़ बल्कि यूरोप तक भारत अपना माल मोरक्को के जरिए भेज सकता है। तो मोरक्को के साथ आर्थिक रिश्ते मजबूत करने का फ़ायदा भारत की अर्थव्यवस्था को काफ़ी मिलेगा। और सांस्कृतिक लिहाज से अगर देखा जाए तो किस तरीके से देखते हैं? सांस्कृतिक लिहाज से सबसे रोचक बात यह है कि भारत की फिल्मों की शूटिंग वहाँ होने लगी है। काफ़ी मोरक्को के जो पर्यटन स्थल हैं काफ़ी आकर्षक साबित हो रहे हैं भारतीय फिल्मकारों के लिए। भारतीय फिल्में वहाँ लगातार शूटिंग अपनी बढ़ाते जा रहे हैं। सो इसका सबसे बड़ा महत्व इस बात को लेकर के है कि इससे भारत और मोरक्को के बीच पर्यटन का बढ़ावा मिलेगा और जनता स्तर पर जो आदान प्रदान होता है उसको बढ़ावा मिलेगा। तो स्वाभाविक है कि इससे राजनीतिक और आर्थिक रिश्ते भी दोनों काफ़ी मजबूती लेंगे। जी, बहुत शुक्रिया रंजीत जी इस पूरी बातचीत के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर।
अंदमान हमारे ख्वाबों का एक शानदार जहां, खामोशियां सुनाती हैं एक दास्तां यहाँ। Most beautiful beach. It's a very beautiful beach. It's amazing. It's really like a postcard. It's a place worth visiting. ले चलेंगे आपको 7 द्वीपों के सफर पर, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कांगो छात्र की हत्या को नस्ली हिंसा मानने से इनकार कर दिया है। विदेश मंत्री ने आज अफ्रीकी छात्रों और राजनयिकों से मुलाकात की और भरोसा दिलाया कि इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए स्थायी तौर पर एक व्यवस्था बनाई जा रही है। साथ ही उन्होंने अफ्रीकी छात्रों के आज दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन को स्थगित करने के लिए उन्हें शुक्रिया अदा किया। कांगो के छात्र की हत्या के बाद भारत सरकार देश में रह रहे अफ्रीकी नागरिकों के बीच भरोसा जगाने में जुटी है। मंगलवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अफ्रीकी छात्रों के समूह और राजनयिकों से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने माना कि घटना बेहद दुखद है, लेकिन उन्होंने इसे नस्लीय हिंसा मानने से इनकार कर दिया। इतना बड़ा हादसा है, लेकिन तो भी ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मामला नहीं है, ये नस्ल भेद का केस नहीं है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में बहुत साफ ये नजर आ रहा है कि जो स्थानीय भारतीय लोग थे उन्होंने उस बच्चे को बचाने की भरपूर कोशिश की। विदेश मंत्री ने मामले की तेजी से सुनवाई का भरोसा दिलाया। उन्होंने बताया कि विदेश मंत्रालय राज्य सरकारों और पुलिस के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चलाएगा। राज्य सरकारों के कमिश्नर पुलिस को साथ लेकर हर मेट्रो सिटी में जाएंगे और हर जगह जहां अफ्रीकी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको बुलाकर उनके साथ बात करेंगे, उनको रीअश्योर करेंगे और हर स्टेट में हम ये सेंसिटाइजेशन कैंपेन चलाएंगे। विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही ऐसा तंत्र बनाने की तैयारी में है जिससे इस तरह की घटनाओं को दोबारा होने से रोका जा सके। इससे पहले सोमवार को विदेश सचिव ने भी अफ्रीकी छात्रों के साथ बैठक की थी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी अफ्रीकी नागरिकों पर हमले को लेकर चिंता जता चुके हैं। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। सोनिया गांधी ने रायबरेली में एनडीए सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर जश्न को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा और उन्हें शहंशाह कहकर तंज कसा। साथ ही आरोप लगाया कि साजिश के तहत उनके परिवार पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने सरकार को आरोपों को साबित करने की चुनौती भी दी। 2 दिन के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंची कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी केंद्र सरकार पर जमकर बरसीं। रॉबर्ट वाड्रा पर लग रहे आरोपों को उन्होंने राजनीतिक साजिश करार दिया। सोनिया गांधी ने कहा कि उनके परिवार के खिलाफ सुनियोजित तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं। ये भी एक षड्यंत्र है। कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब क्या है? रोज कुछ न कुछ ये लोग बहाना बनाते हैं, गलत इल्जाम लगाते हैं। अगर कुछ ऐसी बात है तो बिना भेदभाव जांच करो। हाल ही में बीजेपी ने रॉबर्ट वाड्रा पर लंदन में बेनामी संपत्ति खरीदने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी। सोनिया गांधी ने इस मामले में वाड्रा का पुरजोर बचाव किया। उन्होंने मोदी सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर हुए जश्न की भी आलोचना की। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। प्रधानमंत्री एक प्रधानमंत्री है, शहंशाह नहीं है। देश में जब अभी गरीबी है, सूखा है, किसान परेशान है, तो इस तरह की शो सेटअप करना मुझे लगता मुनासिब नहीं है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष की टिप्पणी को राजनीतिक बयानबाजी करार दिया है कि जब इस ढंग के शब्द शहंशाह जैसे बोलने शुरू किए श्रीमती सोनिया गांधी ने, इसका अर्थ हो गया कि तथ्यात्मक आधार पर ठोस सबूत पे शायद उनके पास जवाब देने के लिए नहीं है, इसलिए इस प्रकार की राजनीतिक बयानबाजी वो कर रहे हैं। 2 साल पूरे होने पर केंद्र की एनडीए सरकार देश भर में कार्यक्रम कर रही है, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के निशाने पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सेना ने महाराष्ट्र के पुलगांव हथियार डिपो में आग लगने की घटना के जांच के आदेश दे दिए हैं। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने घटनास्थल का दौरा कर हालात का जायजा लिया। इस घटना में 2 अधिकारियों, 13 अग्निशमन कर्मियों और एक सेना के जवान की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हुए हैं। वर्धा के केंद्रीय हथियार डिपो में लगी आग से भारी नुकसान हुआ है। हर तरफ तबाही का मंजर है। हादसे के बाद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और सेनाध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग ने
घटना स्थल का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया। जो उसका कारण है वो कारण आर्मी की इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद समझ जाएगा, लेकिन प्राथमिकतः इसमें घातापात की आशंका बहुत कम है, करीबन नहीं है। पुलगांव में सेना का सबसे बड़ा हथियार डिपो है। सोमवार रात इसमें आग लग गई थी। आग इतनी भीषण थी कि आसपास का इलाका खाली कराना पड़ा। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन जान और माल का भारी नुकसान उठाना पड़ा। It's a large depot spread over nearly 7,000 acres and is an important ammunition depot of the Indian Army. But the Army has ordered an inquiry to investigate into the accident. घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से कई की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई नेताओं ने हादसे पर दुख जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा की 57 सीटों के चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन था। रेल मंत्री सुरेश प्रभु, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम, वरिष्ठ अधिवक्ता आर के आनंद समेत कई लोगों ने आज अपने पर्चे दाखिल किए। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 3 जून है और ज़रूरत पड़ी तो 11 जून को चुनाव होगा और उसी दिन नतीजों का ऐलान भी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आज आर्ट ऑफ लिविंग संस्था को 4 करोड़ 75 लाख रुपए की बैंक गारंटी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और 1 हफ्ते में जुर्माना भरने के आदेश दिए। एनजीटी ने सुनवाई के दौरान साफ कहा कि कार्यक्रम करने की अनुमति इसी शर्त पर दी गई थी कि जुर्माने की बकाया रकम समय पर चुकाई जाएगी। दिल्ली में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के दौरान पर्यावरण नियमों की अनदेखी पर एनजीटी ने श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग पर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया था। कार्यक्रम के पहले संस्था ने 25 लाख रुपए जमा किए थे, लेकिन बाद में इसके बदले बैंक गारंटी देने की बात कही थी। We had moved an application for replacing or for furnishing a bank guarantee of the balance amount, and that application has been dismissed. We are weighing our options and we still have to have a look at the judgment. So we will read the judgment and then consider what we need to do, including maybe approach the Supreme Court. एनजीटी ने देश भर में डीजल कारों पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही साथ कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों से प्रदूषण के आंकड़े पेश करने को कहा है। इसमें हर राज्य में सबसे ज़्यादा प्रदूषित 2 शहरों के बारे में जानकारी मांगी गई है। सरकार की ओर से कहा गया है कि मेक इन इंडिया के तहत देश में ऑटो इंडस्ट्री में 8% निवेश हुआ है। ये सेक्टर ज़्यादा रोजगार देता है और इसीलिए इस मामले में एक लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए। साथ ही प्रदूषण से निपटने के लिए छोटे और मीडियम टर्म प्लान भी बनाने होंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। प्रधानमंत्री ने आज केंद्रीय सेवाओं में डॉक्टरों की आयु सीमा बढ़ाकर 65 साल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह फैसला आज से लागू होगा। 25 मई को सहारनपुर में एक रैली में प्रधानमंत्री ने देश भर में केंद्रीय और राज्यों में काम कर रहे सभी डॉक्टरों के रिटायर होने की आयु सीमा बढ़ाने का ऐलान किया था। थार के रेगिस्तान में सर्दियों पर पारा 55 डिग्री पार हो जाता है और इस हालत में आखिर भारत पाकिस्तान सीमा पर हमारे जवान किस हालात के बीच रहते हैं, ये जानने के लिए राज्यसभा टीवी ने खासतौर पर जैसलमेर सीमा की कुछ चौकियों का दौरा किया और ज़मीनी हकीकत समझने की कोशिश की। 55 डिग्री तापमान, चारों तरफ तपती रेत और मुस्तैद जवान। ये थार का रेगिस्तान है जिसके नाम से पसीना आ जाता है, लेकिन सीमा की सुरक्षा में जुटे जवानों को ना तो गर्मी सताती है और ना ही लू का भय इनके इरादों को पिघला पाता है। गर्मी में रहना, यहाँ पे ड्यूटी देना, पर ये हमारा एम है कि ड्यूटी देना, धूप हो, गर्मी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, ड्यूटी देना हमारा पहला एम है। जवानों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए बीएसएफ का पानी से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक पर खासा जोर रहता है। बॉर्डर पर काफी गर्मी, आप समझ सकते हैं 55 डिग्री सेंटीग्रेड काफी हाई टेम्परेचर होता है। इसके लिए हमने जवानों को पूरा साजो सामान पहले से मुहैया कराया हुआ है, जैसे कि पीने के लिए ठंडे पानी के लिए कूलर, डीप फ्रीजर, रेफ्रिजरेटर।
गर्मी से बचने के लिए जवान सिर पर कपड़ा बांध कर रखते हैं और पानी की बोतल के साथ प्याज और नींबू भी साथ रखते हैं। जवानों का भी मानना है कि पहले के मुकाबले सुविधाओं में इजाफा हुआ है। पानी की है दिक्कतें, टांके बना दिए हैं, गवर्नमेंट के टांके हैं, वाटर टैंक लगा रखे हैं, वाटर टैंक से वहाँ पानी चला जाता है। अब भी मतलब उस जितने कठिन नहीं है जितने अब है। उस समय पानी महंगा था, घी दूध सस्ता था। झुलसा देने वाली गर्मी और इतनी मुश्किलों के बाद भी हमारे जवान सरहदों की रक्षा में दिन रात जुटे रहते हैं। उनके जज्बे को सलाम। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, जैसलमेर। बुंदेलखंड में सूखे की सियासत के बीच स्वराज आंदोलन की जलहल पदयात्रा पूरी हो गई। आज दल के लोगों ने महोबा पहुंचकर अपनी यात्रा के अनुभव के बारे में लोगों को बताया। 10 दिनों की इस पदयात्रा में कई नामचीन समाजसेवी शामिल हुए। चिलचिलाती धूप में सड़क पर मार्च करते ये लोग पानी के लिए सड़कों पर उतरे हैं। बीते 10 दिनों में इन्होंने 1000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर पैदल ही तय किया और मुसाफिरों को पानी के अधिकार को लेकर जागरूक बनाया। जल हल पदयात्रा की शुरुआत 21 मई को मराठवाड़ा के लातूर से हुई थी, जो मंगलवार को बुंदेलखंड के महोबा में पूरी हुई। मैं अपनी आंखों से रियल पिक्चर देख के न अपने प्रांतों में जाके देखूंगी कि हम वहाँ पे हरियाणा हो, पंजाब, हम सारे भारतवर्ष से अलग अलग स्टेट से लोग बाग आए हुए हैं कि हम अपने स्टेट को बुंदेलखंड नहीं बनने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सूखे की चपेट में शामिल 300 जिलों को मदद पहुंचाने का आदेश दिया है। पदयात्रा में शामिल सदस्यों ने इसी आदेश को सूखाग्रस्त इलाकों में मौजूद लोगों तक पहुंचाया। इस यात्रा के जरिए हमने इस देश में सूखे के जो 2 केंद्र हैं, मराठवाड़ा और बुंदेलखंड, उन दोनों को जोड़ा है ताकि सूखे की सच्चाई देश के सामने आ सके। ये यात्रा सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय के बाद हो रही है, जिस निर्णय के तहत सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार सूखा राहत के इतने सख्त आदेश दिए। सूखा पीड़ित इलाकों में सरकारी राहत कामों पर निगरानी के लिए स्वराज अभियान समिति ने समिति बनाने का फैसला किया है। फिलहाल देश के 13 राज्य सूखे की मार झेल रहे हैं, जहां से बड़ी तादाद में लोगों का पलायन भी हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश की विकास दर ने रफ्तार पकड़ ली है। वित्तीय वर्ष 2015-16 की चौथी तिमाही में भारत की जीडीपी दर 7.9% तक पहुंच गई। ये उछाल विनिर्माण और कृषि क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के चलते हुआ। चौथी तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र की विकास दर 9.3% और कृषि क्षेत्र में 2.3% की बढ़त रही। इसके साथ मौजूदा वित्तीय वर्ष में ये 5 साल के सबसे उच्च स्तर 7.6% पर पहुंच गई। और अब कुछ और अहम खबरें संक्षेप में। राज्यसभा की कार्यवाही अब मौजूदा सदस्य के निधन के बाद सत्र के पहले दिन स्थगित नहीं होगी। हालांकि सदन में कामकाज शुरू होने के बाद अगर किसी सांसद का निधन होता है तो राज्यसभा को स्थगित किया जाएगा। 30 हजारी कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत खारिज कर दी। केजरीवाल ने कोर्ट में अभिव्यक्ति की आज़ादी का हवाला देकर शिकायत खारिज की। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दायर कहा था। आईएएस अधिकारी नीरज पवन और राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी अनिल कुमार को 4 जून तक पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। इन दोनों पर ही 1.5 करोड़ की रिश्वत के आरोप हैं। नीरज और पवन को सोमवार को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर भीमसेन बस्सी को यूपीएससी का सदस्य नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उनके नाम को मंजूरी दी। 1977 कैडर के आईपीएस बस्सी फरवरी 2016 में रिटायर हुए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता दिल्ली में बढ़ती पानी की किल्लत और बिजली की कटौती को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रीलंकाई नौसेना अपनी समुद्री सीमा में घुसने के आरोप में 7 भारतीय मछुआरों को उसने गिरफ्तार किया। मछुआरों की नाव भी जब्त कर ली गई। सभी मछुआरे तमिलनाडु में। एडमिरल सुनील लांबा ने मंगलवार को नौसेना प्रमुख के तौर पर पदभार संभाल लिया। सुनील लांबा ने एडमिरल आर.के. धवन की जगह ली है। लांबा इससे पहले वेस्टर्न नेवल कमांड में फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ थे।
मंगलवार को शेयर बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स 58 अंक गिरकर 26,667 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 18 अंक गिरकर 8,160 पर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार ने आभूषणों पर 1% टीसीएस को वापस ले लिया है। 1 जून से 205 लाख के आभूषणों पर यह टैक्स लागू किया जाना था। सरकार के इस कदम से देश में आभूषणों की बिक्री में सुधार दिख सकता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दिल का ऑपरेशन सफल रहा है। अब वो स्वस्थ बताए जाते हैं। ये ऑपरेशन लंदन के प्रिंस क्रॉस हॉस्पिटल में हुआ। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।